हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश कश्यप और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड। साल 2000 के फरवरी में एक औरत ने अपने प्रेमी को उसके ही घर में जान से मार डाला। ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की घटना है। उस औरत ने अपने प्रेमी पर 37 वार किए। उस वक्त वो सो रहा था। फिर उस औरत ने उसकी खाल चाकू से उतारी और उसके बाद जो किया वो किसी भी इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम उसी नरभक्षी औरत के बारे में जानेंगे। कैथरीन नाइट का जन्म न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में 24 अक्टूबर 1955 को हुआ। उसका परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसकी मां बारबरा के 4 बेटे थे और बारबरा के केन नाइट, जो उसके पति का दोस्त और सहकर्मी था, उसके साथ अनैतिक संबंध थे। दोनों परिवारों को कंट्री टाउन में सभी जानते थे और उनके इस प्रेम संबंधों की वजह से काफ़ी बवाल हुआ। दोनों बारबरा और केन एबरडीन से भाग गए और मूर नामक जगह जाके बस गए। उनको वहाँ 4 बच्चे हुए, जिसमें से 2 जुड़वा लड़कियाँ थीं। कैथरीन नाइट उन जुड़वा लड़कियों में से एक थी। केन नाइट के मरते ही बारबरा के दोनों बड़े बेटे उनके साथ उनके घर में आके रहने लगे। केन एक शराबी था, वो हिंसक और क्रूर था। वो बारबरा का दिन में 10-10 बार रेप करता और बारबरा उसके साथ होने वाली सभी बातें उसकी बेटियों को बताती और सेक्स और आदमियों के प्रति अपनी घृणा दर्शाती। कैथरीन नाइट बचपन में कई बार लैंगिक शोषण का शिकार बनी और ये सब करने वाले उसी के घर के सदस्य थे। ये सब उसके 11 साल की उम्र तक चलता रहा। कैथरीन अपने चाचा ऑस्कर नाइट के काफ़ी करीब थी। वो एक जाना माना हॉर्समैन था। वही एक पारिवारिक सदस्य था जिसने कैथरीन का लैंगिक शोषण नहीं किया था। लेकिन ऑस्कर ने 1959 में खुदकुशी कर ली और उसी साल उनका परिवार एबरडीन वापस लौट आया। हाई स्कूल के वक्त कैथरीन अकेले समय बिताती, लेकिन उससे सब डरते थे क्योंकि वह अक्सर बच्चों को धमकाती थी। 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ा। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उसने पास के कसाई खाने में नौकरी की। नौकरी में उसको जल्द ही तरक्की मिली। मांस छीलने के लिए उसे उसका खुद का स्पेशल चाकू का सेट दिया गया। उसने वो चाकू घर में बेड के पास रखे ताकि जब उसे ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सके। फिर वो 1973 में डेविड केलर से मिली, जो उसके साथ काम करता था, और उन्होंने 1974 में शादी कर ली। शादी के वक्त दोनों मोटरसाइकिल पे आए। डेविड ने काफ़ी शराब पी रखी थी। कैथरीन की मां ने डेविड को धमकाया था कि उसकी बेटी ने अगर कुछ गड़बड़ की तो सबसे पहले डेविड मारा जाएगा। सुहाग रात पे कैथरीन ने डेविड को गला घोंट के मारने की कोशिश की क्योंकि वो सिर्फ 3 बार सेक्स कर पाया था। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी हिंसक थी। एक बार डांस कॉम्पिटिशन से घर लौटते ही कैथरीन ने डेविड के सारे कपड़े और शूज़ जला दिए। डेविड के सिर पर फ्राइंग पैन से वार किया गया। वो बेहोश होने से पहले ही वहाँ से जान बचा के भागा। फिर उसके घायल खोपड़ी का इलाज किया गया, जो फ्रैक्चर्ड निकला। कैथरीन नाइट पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कैथरीन ने अपना बर्ताव अचानक से बदल लिया और डेविड से अच्छे से बात करके थोड़ा बहला फुसलाकर पुलिस केस बंद करवा दी। कैथरीन के हिंसक बर्ताव की वजह से उनमें काफ़ी दिक्कतें आती रहीं। तभी उनकी बेटी मेलिसा एन का जन्म हुआ। लेकिन कैथरीन के हिंसक बर्ताव से परेशान डेविड अपनी बेटी को लेकर क्वींसलैंड चला गया। उसके बाद कैथरीन ने जो किया वो एक बेहद घिनौना कृत्य था। मई 1976 के दिन सेंट एल्मोज हॉस्पिटल से डिप्रेशन का इलाज करके आती ही कैथरीन ने अपनी 2 महीने की बेटी मेलिसा को रेलवे की पटरी पर रख दिया, जिस पटरी से ट्रेन गुजरने ही वाली थी। फिर उसने एक पास के हार्डवेयर से कुल्हाड़ी चुराई और टाउन सेंटर जाके कई लोगों को जान से मारने की धमकी दी। ट्रेन मेलिसा के पास आ रही थी। वहाँ पास में एक ओल्ड टेड के नाम से जाना जाने वाला एक बेघर इंसान था, जो रेलवे लाइन के पास काम कर रहा था। उसने बेबी मेलिसा को पटरी पे देखा और उसी समय उससे ट्रेन भी आती हुई दिखाई दी। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने जल्द ही मेलिसा की तरफ भागना शुरू किया। ट्रेन मेलिसा के पास आ ही गई थी कि उसने मेलिसा को उठाया और पटरी की दूसरी तरफ कूद गया। कैथरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर से सेंट एल्मोस हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन ये ज़्यादा वक्त नहीं चला क्योंकि अगले ही दिन कैथरीन वहाँ से भाग गई। कुछ दिनों बाद कैथरीन फिर से सक्रिय हो गई और डेविड से मिलने निकल पड़ी। कैथरीन ने एक औरत के चेहरे पर चाकू से वार किए और उसकी कार उस औरत समेत अगवा कर ली। कैथरीन ने उसे क्वींसलैंड ले जाने की मांग की। वो दोनों एक सर्विस स्टेशन रुकी। वहाँ पहुँचते ही औरत कार से भाग गई और सर्विस स्टेशन के अंदर जाकर पुलिस को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। कैथरीन डर गई। उसे लगा वो क्वींसलैंड कभी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि पुलिस के सायरन्स की आवाज़ बड़ी होती जा रही थी। पकड़े जाने के डर से कैथरीन ने वहां के छोटे बच्चों को चाकू की जोर में बंधक बना लिया।
पुलिस कैथरीन से चाकू निकलवाने में कामयाब हो गई और उसे फिर से गिरफ्तार करके मॉरिसेट साइकेट्रिक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वो हॉस्पिटल में नर्सेस को बताती कि वो उस सर्विस स्टेशन वाले मैकेनिक को मारने वाली है जिसने डेविड की कार ठीक की थी और वो कैथरीन से दूर भाग पाया। फिर उसने बताया कि वो क्वींसलैंड पहुंचते ही डेविड और उसकी माँ दोनों का खून कर देगी। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि कैथरीन को आज़ाद ना किया जाए, पर उसी साल अगस्त में कैथरीन का इलाज करके रिहा किया गया। कैथरीन ब्रिस्बेन क्वींसलैंड जाकर डेविड और उसकी माँ के साथ रहने लगी। उसने डिनमोर मीटवर्क्स में नौकरी करना शुरू किया। कैथरीन के बर्ताव में काफ़ी बदलाव आया था। 6 मार्च 1983 कैथरीन और डेविड फिर से साथ में थे और उनकी दूसरी बेटी नताशा मारी का जन्म हुआ। लेकिन जल्द ही कैथरीन ने डेविड को छोड़ दिया और अपनी दोनों बेटियां साथ ले गई। 6 साल से कैथरीन और डेविड ने अपनी दोनों बेटियों को पाला था, लेकिन वो सब छोड़ कैथरीन अब डेविड सॉन्डर्स के साथ थी। लेकिन डेविड सॉन्डर्स का स्वार्थहीन स्वभाव कैथरीन को सही नहीं लगा, तो कैथरीन ने उसके सामने ही उसके 2 महीने के कुत्ते के बच्चे का गला काट दिया और सॉन्डर्स को सिर पे फ्राइंग पैन मार के बेहोश कर दिया। लेकिन उसके बाद भी सॉन्डर्स उसके साथ रहा और उनको बेटी हुई जिसका नाम सैरा रखा। लेकिन कैथरीन और सॉन्डर्स के संबंध काफ़ी हिंसक थे। आखिरकार कैथरीन ने सॉन्डर्स के चेहरे पर चाकू से वार किए और फिर उसके पेट में कैंची घोंप दी। उसके बाद वो 3 साल अपने सहकर्मी के साथ थी। उसमें कैथरीन को एरिक नाम का बेटा हुआ, लेकिन कैथरीन के संबंध जॉन प्राइस से बनने लगे। जॉन प्राइस को सब एक अच्छा इंसान कहते। उसके 3 बच्चे थे और 1988 में तलाक हो चुका था, जिसमें उसकी 2 साल की बेटी उसकी पहली पत्नी के साथ रहती और बाकी 2 बड़े बच्चे जॉन प्राइस के साथ रहते। 1995 में कैथरीन उसके साथ जाके रहने लगी। उसके पहले सब रिश्ते ख़त्म हो गए थे और उससे कुल 4 बच्चे थे। जॉन प्राइस अपने खान के बिजनेस से काफ़ी पैसे बना रहा था। उसका कैथरीन के साथ रिश्ता हिंसक झगड़े छोड़ो तो काफ़ी प्यार भरा था, लेकिन जॉन प्राइस ने उसे शादी करने से मना कर दिया और तब सब बदल गया। कैथरीन हिंसक बर्ताव करने लगी थी तो जॉन प्राइस ने उसे घर से निकाल दिया। जॉन प्राइस को पता था कैथरीन अब और हिंसक हो जाएगी, तो उसने कोर्ट जाके पहले ही कैथरीन पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लाया, यानी कि वो घर के किसी भी सदस्य के पास भी नहीं जा सकती थी। 29 फरवरी 2000 पे वही हुआ जिस बात का डर था। जॉन प्राइस को घर पहुंचते ही पता चला कि कैथरीन ने बच्चों को एक दोस्त के घर सोने के लिए भेज दिया और रात 11 बजे सोने से पहले उसने शाम अपने पड़ोसियों के साथ बिताई थी। कैथरीन उस शाम काफ़ी नशे में थी और उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लगा था। कैथरीन बाद में जॉन प्राइस के घर पहुंची जब वो सो रहा था। उसने शावर लेने से पहले कुछ मिनट के लिए टीवी देखा, फिर उसने जॉन प्राइस को जगाया और उन्होंने सेक्स किया, जिसके बाद जॉन प्राइस सो गया। फिर कैथरीन ने चाकू निकाला और जॉन प्राइस पे वार करना शुरू कर दिए। जॉन प्राइस उस पे होते वार से उठ गया। वो तब काफ़ी घायल हो चुका था। वो जैसे तैसे करके सामने के दरवाजे तक पहुंचा ही था, लेकिन उसके 37 घावों ने उसे बेहोश कर दिया और वो वहीं मर गया। रात के 2:30 बजे कैथरीन कार से पास के एटीएम गई और उसने जॉन प्राइस के अकाउंट से $1000 कैश निकाले और घर वापस आने से पहले उसने कुछ दवाइयाँ भी खरीदी। 30 फरवरी को जब जॉन प्राइस काम पे नहीं आया तो उसके मालिक को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी और जब पुलिस ने जॉन प्राइस के घर आके छानबीन की तो उसका शक सही निकला। घर के बाहर के दरवाजे पे पुलिस को खून के दाग दिखे और पास में ही उनको एक पका हुआ मांस का टुकड़ा मिला। और जब वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो काफ़ी भयावह था, जो उन्हें अगले कई साल सोने नहीं देता। जॉन प्राइस का कटा हुआ सर और उसकी खाल छत से हुक की मदद से लटकाई गई थी। दरवाजे के पास स्टोव पे एक बर्तन में उसका कटा हुआ सर कुछ सब्जियों के साथ पकाया गया था। टेबल पे 2 प्लेट्स रखी थी जिनमें पकाया हुआ मांस था। हर प्लेट के नीचे एक कागज़ था जिसपे जॉन प्राइस के बच्चों के नाम थे। जो मांस ताज़ा जॉन प्राइस के कूलों से काटा गया था। बाहर जो मांस का टुकड़ा मिला वो भी वहीं से आया था और उस बाहर फेंके हुए मांस के टुकड़े को कैथरीन ने खाने की कोशिश की थी। पूरे घर में खून फैला हुआ था, जिससे पुलिस को जुर्म की भयानकता का आभास हुआ। खून की शुरुआत बेडरूम में हुई और जैसे जैसे जॉन प्राइस भागने की कोशिश कर रहा था वैसे वैसे उसकी गंभीरता बढ़ती गई। हैरानी की बात यह थी कि कैथरीन वहीं घर के बेडरूम में सोई हुई थी। दवाइयाँ ज़्यादा खाने की वजह से उसे होश नहीं था। एम्बुलेंस को बुला के कैथरीन को ले जाया गया। पुलिस को पता चल गया था कि ये खून कैथरीन ने ही किया है। कैथरीन नाइट को गिरफ्तार किया गया, कड़ी पूछताछ की गई। उसके खिलाफ सबूत बहुत थे। उसको पता था कि उसे जेल होगी, तो वो खून करने की सज़ा कम करने के लिए प्रयास करने लगी।
उसने किए हुए जुर्म को कबूल करने के बाद प्रोसिक्यूटर ने उसकी अपील खारिज कर दी और इस भयानक जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की। उसके बाद कुछ महीने पुलिस ने काफ़ी एविडेंस और गवाह जमा किए। कैथरीन को पता था अब सब उसके खिलाफ है। उसने उसका जुर्म पूरी तरह स्वीकार किया और कोर्ट केस शुरू हुआ। जस्टिस ओकीफ ने कैथरीन को आजीवन कारावास की सज़ा दी, वो भी बिना पैरोल के, यानी अब वो कभी जेल के बाहर नहीं आ सकती थी। वो ऑस्ट्रेलिया की पहली औरत थी जिसे सच में आजीवन कारावास दिया गया था। जस्टिस ओकीफ ने अपने बयान में कहा, जॉन प्राइस के जीवन के आखिरी पल जितने खौफनाक रहे होंगे उतने ही वो पल कैथरीन नाइट के लिए आनंद से भरे थे। कैथरीन नाइट ने कभी नहीं दिखाया कि उसे इन बातों का पछतावा है और अगर उसे जेल से रिहा किया गया तो वो समाज के लिए खतरा बन सकती है। आज भी कैथरीन नाइट न्यू साउथ वेल्स के एक कड़ी सुरक्षा वाले जेल में है, जहां ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक महिला कैदियों को रखा गया है। कैथरीन नाइट को हमेशा ऑस्ट्रेलिया की पहली नरभक्षी औरत के नाम से याद किया जाएगा। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।